हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, जो है संविधान क्यों और कैसे। तो भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये हमारी फर्स्ट बुक है। इसका ये चैप्टर सेकंड है, जिसमें से मैंने MCQs बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान हैं। पहला है भारत, फिर है दक्षिण अफ्रीका और फिर अमेरिका। ये तीनों संविधान ही विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होगी। इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस नहीं दिए हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो वैसे भी किसी तरह के हो सकते हैं। तो इसमें मेन हमारा है क्वेश्चन और आंसर। वैसे भी आप कॉपीज़ में क्वेश्चन एंड आंसर ही लिखते हैं, चॉइसेस नहीं लिखते हैं। तो ये मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन MCQ में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का हक किसे दिया। हमने पहले बहुत सारी पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है कि राजतंत्र में राजा कानून बनाता है, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। लेकिन ये हमारे लिए कुछ नया है कि पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्माण करने का हक किसे था। तो वो है केवल एक पार्टी को था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ मेंशन किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, संसद को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है। आखिर कानून संसद में बनाया जाता है, तो उसे यह अधिकार किसके द्वारा दिया गया। तो संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो कानून बनाए। फिर संविधान क्या है। आपको 1 मार्क क्वेश्चन में इसकी छोटी सी डेफिनेशन है संविधान की। तो वह सत्ता जो सर्वप्रथम कानून बनाती है। मल्टीपल चॉइस में ये छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है। वह सत्ता जो सर्वप्रथम कानून बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करना। आपके पास होगा सरल तरीका क्या है। तो यही एक सरल तरीका है कि सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए, जिसका उल्लंघन सरकार द्वारा ना किया जा सके। तो यह एक तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करना होगा। अगर सरकार की शक्तियां असीमित होंगी तो ये तो राजतंत्र की तरह वह अपनी मनमानी करेगी। तो नागरिकों के अधिकार नहीं होंगे तो उनका उल्लंघन करेगी। तो ये एक मेन क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, किसी समाज की बुनियादी पहचान क्या है। तो इसका आंसर है संविधान। किसी समाज की बुनियादी पहचान संविधान होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जो है संविधान यह कैसे तय करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो आधिकारिक बंधन लगाकर संविधान यह हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमारे पास समानता का अधिकार है, तो हम किसी और से असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी का निर्माण किस आधार पर हुआ। तो जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, एक जाति की नस्ल के आधार पर हुआ था जर्मनी का निर्माण। जैसा भारत में नहीं होता। भारत में किसी एक जाति या फिर संस्कृति भारत ने किसी जाति या धर्म के आधार पर अपने संविधान का निर्माण नहीं किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, उन संविधानों का उदाहरण दें जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। तो ये तीनों संविधानों को एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा ने किस समय काल के मध्य बनाया। भारतीय संविधान कब शुरू हुआ और कब पारित किया गया। बनना कब शुरू हुआ और कब पारित किया गया। तो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949। तो यह इसका समय काल था। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, 1948 के बाद नेपाल में कितने संविधान बनाए गए। तो ये हमारी बुक में मेंशन है। तो ये पॉइंट आ सकता है कि नेपाल में पूरे 5 संविधान बनाए गए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल कब एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। क्योंकि
नेपाल में भी राजतंत्र था। वहाँ पे उन्होंने उनकी जो आंदोलनकारी जो पार्टियाँ थीं उनके द्वारा लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण किया गया था। तो यह 2008 में बना था। नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में बना। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतांत्रिक नेपाल का संविधान कब अपनाया गया? नेपाल में जब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई 2008 में, तो उसके बाद एक लोकतांत्रिक संविधान की भी आवश्यकता थी। तो 2015 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की शक्ति को किन संस्थाओं में बांटा गया है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये इसका भारतीय संविधान की शक्तियों का बंटवारा 3 स्तरों में है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की सफलता कौन सुनिश्चित करता है? अवरोध और संतुलन का कुशल प्रयोग। भारतीय संविधान एक सफल संविधान के रूप में क्यों उभर कर आया? यह अवरोध और संतुलन का कुशल प्रयोग है। हमारा भारतीय संविधान ना ही अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला कि उसे आसानी से तोड़ा जा सके। तो ये अवरोध मतलब कि उसमें रोक और सभी में समानता, उनका सही तरह से प्रयोग ही भारतीय संविधान की सफलता का एक सुनिश्चित कारण है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। हमने वहाँ पर भी समयकाल देखा तो दिसंबर 1946 लिखा था और उसके बाद नवंबर 1949 लिखा था। तो शुरुआत यहीं से हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946। ये एक मेन डेट है, इसे पॉइंट जरूर करें और मतलब इस क्वेश्चन को पॉइंट करें। बाकी सब क्वेश्चंस मतलब पूरे चैप्टर को एनालाइज करके बनाए हैं। विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। इस क्वेश्चन से मतलब है जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पर कब हुई आना चाहिए था, कब हुई, पुनः बैठक कब हुई। और एक विभाजित भारत की तो यह पहली बैठक थी और वैसे संविधान सभा की दूसरी बैठक थी ये। तो 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान विभाजित हुआ था हमारे देश में से, तब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 14 अगस्त 1947। संविधान क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए? अब संविधान जो बनाया गया, अब ये मेन क्वेश्चन है कि उसमें जो सदस्य थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, वो क्या उसके उपयोगी थे और उन्हें किसने चुना था? तो क्या ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना गया था? क्योंकि आजकल हम जब अपना नेता चुनते हैं तो वह सभी वोट डाल के चुनते हैं। तो उस समय संविधान सभा के लिए जो लोग चुने गए वो क्या वोट डाल के चुने गए थे? तो ये मेन क्वेश्चन है। तो वो किस प्रकार चुने गए थे? वह वोट डाल के नहीं चुने गए थे। तो संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि, ये क्वेश्चन में एक मेन है कि वह एक अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, जो प्रत्यक्ष नहीं थी, लेकिन उसमें सबकी सहमति जाहिर होती है क्योंकि वह ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय लोगों की तरफ से पहले ब्रिटिशर्स के सामने कई आंदोलन किए थे और उनका मत रखा था। तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा 1935 में एक स्थापित प्रांतीय विधान सभा थी उसके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्य को चुना। ये दो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए हैं, मतलब हैं, तो ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा की रचना किस योजना द्वारा हुई? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी संविधान सभा की रचना। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक योजना द्वारा, जैसे उन लोगों ने मंत्रिमंडल को बिठाया और किए थे, उसके आधार पर हुई थी संविधान सभा की रचना, इसी योजना द्वारा हुई थी। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को
किस आधार पर सीटें दी गई। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो प्रांत, देशी, रियासत और रियासतें थीं उनके समूह को किस आधार पर सीटें दी गई। आखिर सीटों को बांटा भी गया होगा कि जब आगे चल के कभी चुनाव होगा तो उसके लिए सीटें किस तरह से, तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या अनुपात, ठीक है। मतलब ये इसी योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन वाली योजना के अनुसार जब प्रांतों, देशी, रियासतों में सीटें बांटी गई तो वो जनसंख्या के अनुपात द्वारा बांटी गई और इनका अनुपात था 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 21 है 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीटों का अनुपात रखा गया। तो पूरी 10 लाख की संख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। मेन क्वेश्चन है ये दोनों, और इन क्वेश्चन और आंसरों में बहुत मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कैबिनेट मिशन ने जनसंख्या अनुपात में प्रांतों, देशी, रियासतों को बदला और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट रखी गई। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को कितने सदस्य चुनने थे। तो ये 292 सदस्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन, मतलब उनके सामने जो शासन करने वाले प्रांत थे उनके द्वारा किए गए। तो कितने सदस्य चुने थे, 292। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कैबिनेट मिशन द्वारा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई। मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति जो कैबिनेट मिशन है उसके द्वारा देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई, तो 93 सीटें। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक प्रांतों की सीटों को किन 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। तो प्रत्येक प्रांत जो थे उनकी सीटों को समुदाय में बांटा गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुसलमान, सिख और सामान्य में बांटा गया था। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, प्रांतीय विधान संस्थाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को किस पद्धति द्वारा चुना। प्रांतीय मतलब छोटे छोटे गाँव, मतलब जगह होते, प्रांत होते हैं, उनकी जो विधानसभाएं थी उन्होंने प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने, मतलब प्रत्येक समुदाय जैसे मुसलमान, सिख और सामान्य, इनके सदस्यों ने प्रतिनिधियों को किस पद्धति द्वारा चुना। तो ये था समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण पद्धति द्वारा चुना गया। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छे से इसको ज़रूर याद कर लें। 26 है किस योजना के अनुसार वह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। जब भारत में विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उसमें जैसे पहले तो पाकिस्तान अपना ही देश था, तो वहाँ उस जगह से जो सदस्य चुने थे संविधान सभा में, वे जब पाकिस्तान अलग होने के बाद वो हमारे सदस्य नहीं रहे तो वो हट गए। तो किस योजना के अनुसार हटे, तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, मतलब मैंने सेल्फ हैंडमेड हैं ये, और मैंने अपने आप से बनाए हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा की वास्तविक संख्या घटकर कितनी रह गई। विभाजन हुआ था तो कुछ लोग जो अलग हुए थे तो फिर कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। फिर से भारत के क्षेत्रफल वाले जो सदस्य के लोग थे वो सिर्फ 299 रह गए थे। और पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष में 292 और फिर 93, तो इनको प्लस करेंगे तो 385 होते हैं सदस्य, तो वो घटकर कितने रह गए थे, 299 रह गए थे। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर दिए। कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से, मतलब जो हमारा संविधान बना था तो अंतिम हस्ताक्षर कितने सदस्यों के थे, तो वो 284 थे। मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान कब पारित हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ। मैंने आपको बताया था पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 को पारित हुआ था। तो ये मध्यकाल, समयकाल, आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
तो अब है क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य थे? तो 28 सदस्य थे संविधान सभा में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विधानसभा, और ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ही। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, विभाजन के बाद संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था? तो कांग्रेस का था। उस समय जो भारतीयों के विभाजन के बाद तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका सबसे ज़्यादा मतलब उसे पूरी 82 सीटें मिली थी कांग्रेस को। ठीक है, तो एक राजनीतिक दल था कांग्रेस और उस समय का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सीटें प्राप्त करने वाला। तो मेन क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान है जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया? क्योंकि हमारे संविधान सभा में हर टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा और वाद विवाद होते थे, क्योंकि सब एक दूसरे से समर्थ नहीं थे। ऐसे लोग थे जो मतलब बहस करते थे कि ये ऐसे होना चाहिए, ये वो वगैरह अपनी राय देते थे। लेकिन एक ही ऐसा जो था तो वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर जो किसी भी व्यक्ति से भेदभाव किए बिना उसकी एक वयस्क आयु पर उसे अधिकार देने का मत देने का अधिकार हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षा भी ध्यान रखें। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में शिक्षा भी इम्पॉर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग अभी भी हमारे देश में हैं, लेकिन उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। शिक्षा भी ये अधिकार किसी से नहीं छीन सकती, ये इसमें पूरा प्रावधान किया गया था और सबने इस पर सहमति दी थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कितनी प्रमुख कमेटियां थीं? अब सभी मुद्दों के लिए बहस होनी थी तो प्रमुख कमेटियां 8 पूरी प्रमुख कमेटियां थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये भी याद रखना, ये भी आ सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की बैठकें कितने दिनों तक चली? तो 166 दिनों तक, मतलब डेज। तो ये 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, ये पूरा मिला के 166 दिनों तक पूरी बैठक चली थी। अब हम चलते हैं हमारे, तो यह क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर लिखा है इसमें। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सारांश कहाँ मिलता है? मतलब कि पता है आपको, राष्ट्रीय आंदोलन से सीख लेकर जो हमारे नेता थे, जो संविधान सभा में बैठकर संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जिन्हें कभी ब्रिटिश शासन के समय आंदोलनों द्वारा लोगों द्वारा मांग की गई थी। क्योंकि भारतीयों ने कई चीज़ों की मांग की थी, वोट की मांग की थी, समानता की मांग की थी और अन्य कई मांग भारतीयों द्वारा जो की गई थी उसको भी वहाँ पे सोचा गया, उसके बारे में देखा गया। संविधान बनाते वक्त उनकी उन मांगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। तो ये काम जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये इसका पूरा सारांश कहाँ पे प्रस्तुत है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में, जो हमेशा हमारी हर बुक के आगे दिया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव में। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया और कब? तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित यहाँ पे पंडित भी लगाना है हर जगह जहाँ लिखो, सॉरी मैंने नहीं लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार किया? एक व्यवस्था तो होनी ही थी, तो किस तरह की व्यवस्था, मतलब जो हमारे
शासन प्रणाली है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्रीय सरकार, इनमें किस प्रकार की व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। हम 9th में पढ़ के आए हैं संघात्मक व्यवस्था और ये सब। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जो शक्तियों को बंटवारा है, सीमित करना, उनको उनके अधिकार देना, उनको प्रबल बनाना, और केंद्रीय और राज्य सरकारों में और स्थानीय सरकारों में शक्तियों को बंटवारा। तो ये बहुत ही मेन है। बेशक आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना मेन है इसमें। एक लाइन में संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। ओके, तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और कुछ मतलब कहीं भी इम्पोर्टेंट लगे हों आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अगले चैप्टर के लिए कमेंट कर दें MCQs के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।